और ऊपर तक अच्छे अधिकारी जाएं बेसिक शिक्षा विभाग में, इसकी कोशिश की है और अच्छे मंत्री जाएं इसकी भी कोशिश की है। इसलिए मैं दोनों को साधुवाद देता हूं कि आपने इतने अच्छे तरीके से एक समन्वित भाव से यहां पर काम किया। आपने मुझे अवसर दिया, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। कोशिश करती है सरकार शिक्षा पहुंचे सबके द्वार। इस कोशिश को प्रतिबद्धता और संकल्प में बदला है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा, उनकी सोच, उनके मार्गदर्शन और उनकी ऊर्जा ने। और इसीलिए मिशन प्रेरणा के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों और मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा आयोजित आज के इस राष्ट्रीय सेमिनार और CSR कॉन्क्लेव के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, बेसिक शिक्षा के मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रेणुका कुमार जी, सलाहकार नीति आयोग श्री आलोक कुमार जी, सचिव बेसिक शिक्षा श्री संजय गोयल जी, महानिदेशक बेसिक श्री विजय किरण आनंद जी, निदेशक डॉक्टर सवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी, विभिन्न इकाइयों से जुड़े हुए सभी उद्यमी से जुड़े हुए सभी हमारे उनके प्रतिनिधिगण, बेसिक शिक्षा और शिक्षा के आधारभूत इकाई के साथ अनुराग रखने वाले उपस्थित महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं बेसिक शिक्षा परिषद को इस राष्ट्रीय संगोष्ठी और CSR कॉन्क्लेव के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इसके सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 3 वर्षों से जो कुछ भी प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा के लिए करने का प्रयास किया है, उसका एक निचोड़ इस राष्ट्रीय सेमिनार के माध्यम से हम सबके सामने आ रहा है। मुझे याद है जब हम लोगों ने आज से 3 वर्ष पहले इसी मार्च माह में प्रदेश की सत्ता अपने हाथों में ली थी, तो यद्यपि चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता का सा वातावरण था, लेकिन सबसे खराब स्थिति अगर कुछ क्षेत्रों में थी, उनमें से बेसिक शिक्षा भी एक थी। और बेसिक शिक्षा संसाधनों की बात तो दूर, इसमें जो सबसे खराब स्थिति थी वह थी प्रॉक्सी टीचर की। शिक्षक कोई और है और वह पता लगता है था कि शिक्षक तो कहीं और जगह जाकर के दूसरा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति 1000 रुपया लेकर के 2000 रुपया लेकर के स्कूल जाता था, जैसे तैसे अपनी उपस्थिति दर्ज करा के फिर वापस आ जाता था। प्रॉक्सी टीचर पर रोक लगाने की कार्रवाई पहले चरण में प्रारंभ हुई और इसके साथ ही हम लोगों ने उस समय आह्वान किया था
कि प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए 1,58,000 से अधिक विद्यालयों में उनके बुनियादी ढांचागत विकास की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से ऑपरेशन कायाकल्प की एक अभिनव योजना को हम लोगों ने प्रारंभ की थी। ऑपरेशन कायाकल्प वह योजना थी जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अच्छे फर्श बनाने की व्यवस्था, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था, वहाँ पर इसके बाद फिर हम लोग अन्य चरणों में इसके साथ जुड़े कि उसमें एक स्मार्ट क्लास हो सकती है, लाइब्रेरी बन सकती है, वहाँ पर हम लोग फर्नीचर दे सकते हैं। और ये ऑपरेशन कायाकल्प में पिछले 2.5-3 वर्ष के दौरान 92,000 से अधिक विद्यालयों को हम ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत आज बुनियादी विकास की उन सभी सुविधाओं से आच्छादित कर चुके हैं, जिसके लिए वास्तव में बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था। हम शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन इसका सबसे दुखद पहलू क्या था, और मुझे लगता है अभी भी इस पे ध्यान देना होगा, वो ये कि एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। सामाजिक विषमता को अगर आपको दूर करना है तो वह सबसे आधारभूत कार्य किसी एक क्षेत्र में किया जा सकता है तो वह कि हम एक समान शिक्षा सबके लिए बनवा दें, किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो शिक्षा के क्षेत्र में, और फिर एक समान अवसर जब प्रदेश के सभी बच्चों को प्राप्त होगा तो अपनी प्रतिभा से स्वयं ही उन सफलता की ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देगा, जिसके लिए एक समाज या एक परिवार हमेशा लालयी दिखाई देता है। और एक समान पाठ्यक्रम देने के लिए ही मैंने 2.5 वर्ष पहले बेसिक शिक्षा परिषद से कहा था कि आप भी परंपरागत पुराने पाठ्यक्रम को हटा करके एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को अपने यहां सख्ती के साथ लागू करो। एक अच्छा शिक्षक वह नहीं कि जिसने एक बार नौकरी ज्वाइन की तो वह जीवन भर फिर उसी ढर्रे पे चलता दिखाई दे। और मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि शिक्षक को केवल शिक्षा विभाग में स्कूल जाने तक ही अपने को सीमित रखना चाहिए। एक शिक्षक सर्वज्ञ होना चाहिए। एक शिक्षक हमारे वर्तमान की और आने वाली पीढ़ी को उन चुनौतियों से जूझने के लिए तैयार करने वाली एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए शिक्षकों की, जो चुनौतियों से भागने की बजाय चुनौतियों का मुकाबला करने की क्षमता अपने अंदर पाल सके, अपने अंदर तैयार कर सके और उसके अनुरूप अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को भी तैयार कर सके। और इसलिए मैंने तब भी कहा था पहले प्रॉक्सी टीचर की व्यवस्था समाप्त करो, फिर उसके बाद इन व्यवस्थाओं के साथ इसको जोड़ो, क्योंकि बाकी चीजें शिक्षा की गुणवत्ता तो अपने आप जब शिक्षक स्कूल जाने लग जाएगा, बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखा देगा, तो बाकी तो वह बच्चा अपने आप ही तैयार हो जाएगा। इसके बाद तो वह अपने आप एक लाइन खींचिए, उसके साथ पीछे पीछे वह चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज पहले सामने हमारी चुनौती थी, शिक्षक ही स्कूल नहीं जाता था। मेरे सामने बहुत सारे उदाहरण है, मैंने देखा इस बात को। मैं जो इस बात को कहता हूं, एक शिक्षक अगर आपको जनगणना के कार्य में लगाया जाता है, आप खुशी से जाइए। आपका इससे बेहतर संवाद का माध्यम दूसरा नहीं बन सकता है कि आप घर घर जाकर के लोगों से संपर्क करेंगे और आपके प्रति कई गुना सम्मान का भाव बढ़ता है लोगों के मन में, क्योंकि आप जब जाते हैं तो वहां की सामाजिक, वहां की आर्थिक, वहां की भौगोलिक, इन सभी स्थितियों से आप परिचित होते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं स्कूल के अलावा कुछ नहीं करूंगा और स्कूल भी समय से नहीं जा पाते हैं, तो सबसे ज्यादा आहत आप अपनी इस गरिमा और अपने शिक्षक के गौरव को प्रदान के प्रति करते हैं, और सबसे ज्यादा अनादर फिर आपके द्वारा होता है इस पद के प्रति। और इसलिए हर एक कार्य के साथ जुड़ना,
ये जनगणना का कार्य केवल जाने से नहीं, बल्कि आपके पास एक एक आंकड़ा, उसके आसपास क्या स्थिति है, कितने परिवार हैं जिनके पास अपना आवास है, उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, वहां पर कितने लोगों के पास शौचालय है, कितने लोगों के पास मकान है, कितने लोग नौकरी करते हैं, किस किस फील्ड में कार्य करते हैं, जो ये बच्चे आपके स्कूल में आते हैं किस प्रकार के प्रवेश से आते हैं, किस प्रकार की पृष्ठभूमि उनकी है। और जब तक एक शिक्षक इन सब के बारे में जानकारी नहीं रखता है, वह कभी भी अपने उन बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा जो लोग आज आपको ये कहते हैं कि आपको इससे अलग करना चाहिए। छुई मुई एक शिक्षक नहीं बन सकता। एक शिक्षक को तो अपने आप को तैयार करना होगा इन सभी परिस्थितियों से। हर एक जगह जाइए, जानकारी लीजिए। आप जब गांव में जाएंगे तो उस गांव में जाने के कारण आपके प्रति जो भ्रांत धारणाएं वे अपने आप दूर होती हुई दिखाई देंगी। बहुत सारी आपके ज्ञान उस व्यवहारिकता से आपको प्राप्त हो जाएगी और बहुत सारी जानकारी आपके द्वारा जब गांव में दी जाएगी तो लोगों को अच्छी दिशा में आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त होगा और इससे शिक्षक की गरिमा और शिक्षक का गौरव ही बढ़ेगा, उससे कम नहीं होने वाला है। एक शिक्षक सरकारी नौकर नहीं हो सकता, वो राष्ट्र का भाग्य विधाता होता है। और इसलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि एक शिक्षक को अपने सामने आचार्य चाणक्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए फिर अपने आप को तैयार करना चाहिए। याद करिए, अगर आचार्य चाणक्य केवल अपने को एक विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय तक सीमित कर देते तो वह इस देश के उस कालखंड में भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और उस समय के भारत को, जो देश जो इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है, कभी नहीं खड़ा कर पाते। आचार्य चाणक्य का यह भाव एक शिक्षक का आदर्श होना चाहिए। समाज की चुनौती क्या है, समाज की आवश्यकता क्या है, अगर हम उसके अनुरूप नहीं खड़ा हो सकते तो बेकार है। फिर हम अन्याय कर रहे हैं अपने प्रति भी, अपने पेशे के प्रति भी और आने वाली वर्तमान और भावी पीढ़ी के प्रति भी। हम इसके दोषी होंगे। याद रखना, समाज के प्रति किया जाने वाला दोष व्यक्ति कभी भी उससे अपने को अलग नहीं कर सकता है। द्रौपदी ने यह प्रश्न किया था ना, किस पाप का भागी कौन है, कौन है इस पाप का भागी। ये विश्वविद्यालयों में जो अराजकता और भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, ये जो उदंडता है, उच्छृंखलता है, इस पाप का भागी कौन है? क्या सरकारें हैं? सरकार संसाधन दे सकती है, लेकिन जिसने उसे बेसिक शिक्षा दी है, जिसने उसने माध्यमिक शिक्षा दी है और जो आज उसे वहां तक लेकर के गया है, इन सब को भी अपने स्वयं के कार्यों का मूल्यांकन इस अवसर पर करना चाहिए जब भारत विरोधी नारे देश के संसाधनों पर पलने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में लगते हैं। तब हमें अपने उस कार्यों के मूल्यांकन के लिए तैयार होना चाहिए कि आखिर हमारे द्वारा पढ़ाए जाने वाले छात्रों में इस प्रकार की विकृति क्यों पैदा हुई कि हमारी राष्ट्रमाता के ही पैर काटने को, हाथ काटने को तत्पर दिखाई दे रहे हैं। जिस भारत की एकता और अखंडता की शपथ लेकर के हम कार्य करते हैं, शपथ लेते हैं, आज उसी के विखंडन के नारे लगाए जा रहे हैं। तब शिक्षा के उन कृत्यों पर प्रश्न खड़े होने लगते हैं, शिक्षकों के उन कार्यों पर प्रश्न खड़े होने लगते हैं, जिसके लिए एक शिक्षक समाज में ईश्वर से भी ऊपर मान्यता प्राप्त करता है। हम मूल्यांकन करें, देखें कहां पर हम हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार की स्थितियां हैं। और यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन कायाकल्प की योजना। ऑपरेशन कायाकल्प कहीं और से नहीं आई थी, ये मेरे ही विशेष सचिव, वर्तमान में बरेली जनपद के वे जिलाधिकारी हैं, उन्होंने एक जनपद में, श्रावस्ती जनपद में जिलाधिकारी के रूप में कुछ विद्यालयों में ये अपनाया था।
वह भी कर सकते थे कि वो जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी के रूप में अपने सही सामान्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, वे भी इस बात को कर सकते थे। लेकिन नहीं, एक रुचि होती है, भाई समाज ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं सम्मान के साथ जी सकूं, तो इस समाज के प्रति मेरा भी तो कुछ दायित्व बनता है। क्या दायित्व है मेरा? और अपने इसी दायित्व को निर्वहन करने के लिए उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया कि कुछ विद्यालयों को उन्होंने जन सहभागिता के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया और ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से वहां पे उनकी फ्लोरिंग का, उनके फर्नीचर का, टॉयलेट का, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट का, पेयजल का, इन सब से आच्छादित करके अच्छी पेंटिंग करके उन्होंने दिखाया, उसकी फोटोग्राफ्स भेजी। बाद में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में मेरे साथ आए, तो मेरी अक्सर चर्चा इस बात को लेकर होती थी कि भाई क्या अच्छा हो सकता है। तो इसी पर चर्चा करते समय उन्होंने कहा कि मैं एक प्रस्तुतिकरण देना चाहता हूं। तो मैंने कहा उसका बताओ मुझे। और उन्होंने जो प्रस्तुतिकरण दिखाया कि इस रूप में बिना किसी शासकीय सहयोग के हम लोग जन सहभागिता के माध्यम से इन बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ सकते हैं। और आज देखते ही देखते बेसिक शिक्षा परिषद के एक अभिनव प्रयास से 92,000 से अधिक विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प से आच्छादित हो चुके हैं। अनुमान करिए, अगर सरकार पैसा लगाती, बाद के कार्यों में सरकार ने पैसा दिया है, लेकिन अगर केवल सरकार पैसा देती तो मुझे लगता है कि हजारों करोड़ रुपए हमारे खर्च होते। भ्रष्टाचार की शिकायतें अलग से होती, और नहीं भी होती तो समाज में एक बहुत बड़ा तबका होता है जो अच्छा कभी नहीं करेगा, लेकिन कहीं अच्छा हो रहा है तो उसमें रोज एक नया फर्रा लेकर के आता है। साहब ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। हम हमसे पूछते हैं तुमने अच्छा क्या किया है? तुम दूसरों की गलती को तो देखते हो, लेकिन अपने अच्छे क्या किए हो? तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता, फिर वो नाराज होके जाता है, कहता लगता आप भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी एक टीम है जिनका काम ही होता है हर कार्य में उंगली उठाना, हर एक की कमी को देखना, अपनी कमी नहीं देखना, दूसरों की कमी को देख करके और फिर उसके बारे में। अब तो सोशल मीडिया भी बहुत मजबूत हो चुका है। सोशल मीडिया में उसमें फिर एक ग्रुप बना करके फिर अपने तरीके से उनका एक नया वो चलता है, फिर उसमें समाचार पत्रों में मिल करके उसमें डलवाना, फिर उसको लोगों के सामने भेजना, देखिए साहब क्या हो रहा है। उन विभूतियों को देख के मुझे लगता है कभी कभी कि वास्तव में ये युग की एक नई पीढ़ी है, एक नया अवतार है। उन अवतारों से अपने आप को अलग करते हुए हमें एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए ही मैं सभी अपने बेसिक शिक्षा परिषद से भी, माध्यमिक, एक शिक्षक उसको सर्वज्ञ बनना पड़ेगा। उसको अगर बेसिक शिक्षा जो आधार है हमारी, अगर इससे जुड़ा हुआ शिक्षक ये कहेगा कि मैं इस कार्य से नहीं जुड़ूंगा, कभी नहीं हो पाएगा। कभी वह कुछ अपने साथ भी न्याय नहीं कर पाएगा, उन बच्चों के साथ भी न्याय नहीं कर पाएगा। उसको अधिक से अधिक संवाद बनाना पड़ेगा। हमने 3 साल पहले इसीलिए जुलाई 2017 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान शुभारंभ किया था। स्कूल चलो अभियान इसलिए, मैं आपको बताऊं, मैं मुख्यमंत्री बनने के पहले एक सांसद के रूप में लगभग 19-20 वर्षों तक कार्य किया, और सांसद के रूप में केवल संसद तक सीमित नहीं रहता था, व्यापक जनसंपर्क करता था, और केवल अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं करता था, प्रदेश में करता था, प्रदेश के बाहर करता था। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई विद्यालय मुझे दिखता था, मैं बिना बताए वहां पहुंचता था। कोई चिकित्सालय मुझे दिखता था, चाहे वह एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या कोई बड़ा कॉरपोरेट हॉस्पिटल मुझे दिखता था, मैं वहां जाकर के उसको देखता था, कैसे बनाया है, कैसे किया है, कैसे लोग आगे अपना कार्य चला रहे हैं। क्योंकि मैं स्वाभाविक रूप से जब 19-20 वर्ष का था तो मैंने संन्यास ले लिया था। इससे पहले अपनी स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा के साथ जुड़ते हुए कभी भी इन चीजों से बहुत नजदीक से देखने का अवसर नहीं मिल पाता था।
ईश्वर की कृपा थी कि बीमार बहुत कम होता था, हॉस्पिटल जाने की नौबत भी बहुत कम पड़ती थी। लेकिन एक जिज्ञासा होती थी कि ये कैसे होता है, कैसे चलता है। और उनके साथ जुड़ करके, देख करके मुझे इन चीजों पर लगता था। और मैं उसी बात को लेके स्कूल चलो अभियान, उसी क्रम में हम लोगों ने जुलाई 2017 में प्रारंभ किया था। इसके पीछे भी उद्देश्य था, क्योंकि मैं जब सांसद था तो मैं एक बार जा रहा था, अप्रैल का महीना था, एक गांव में फसल में आग लगी थी। मुझे जानकारी मिली तो मैं उस गांव की ओर जा रहा था। 11 बजे का समय था, मैं जा रहा था। तब तक एक स्कूल से होते हुए मैं जा रहा था। स्कूल में 3 शिक्षक थे, 2 महिला शिक्षक थी, 1 पुरुष शिक्षक थे। महिला शिक्षक गर्मी में भी स्वेटर बुन रही थी और बच्चे उसी स्कूल से सटे हुए एक तालाब था, वहां पे कुछ बच्चे तालाब में मछली मार रहे थे। बच्चे छोटे छोटे थे। मेरे सामने दृश्य 5-6 बच्चे स्कूल के अंदर खेल रहे थे। तो मैं गाड़ी से उतरा तो मेरी एक आदत थी, अपनी जेब में मैं कुछ टॉफी रखता था। तो मैं गाड़ी से उतरा तो मैं पहले उन बच्चों को बुलाया, वो नहीं आए। तो मैंने अपनी जेब से टॉफी निकाली, मैंने उन बच्चों को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ। मैंने दिया, उन्होंने टॉफी ली। मैंने कहा तुम स्कूल नहीं गए? वे चुप थे। मैंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा भैंस चरा रहे हैं। भैंस चरा रहे थे, गांव के बच्चे थे, भैंस चरा रहे थे। तो मैंने कहा तालाब में का स्नान भी कर रहे हैं और मछली भी मार रहे हैं। मैं फिर पैदल ही स्कूल में चला गया। तीनों बैठे हुए थे। मैं जैसे गया, खड़े हुए, तो मैंने कहा बहन जी इस समय तो गर्मी पड़ गई है, अब तो आग लग रही लोगों को खेत में, घर में आग लग रही है, तब भी आपको ठंड लग रही है क्या? स्वेटर बन रहे हैं आप? तो खैर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा लोग आना ही नहीं चाहते पढ़ने के लिए। मैंने कहा ये गलत है, आपने पढ़ाने का कभी प्रयास ही नहीं किया। अगर आपने पढ़ाने का प्रयास किया हुआ तो ये बच्चे तालाब में नहीं खेलते। 11 बजे ये बच्चे भैंस चराने नहीं चराए होते, स्कूल में बैठे होते और स्कूल में सभी बच्चे पढ़ रहे होते। आपके प्रयास में कमी है। आप 3 लोग हैं ना? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा प्रश्न उठाना बहुत आसान है कि 3 लोग हैं, 3 ही शिक्षक हैं, 5 क्लास हैं। लेकिन मैंने कहा आप प्रयास तो करें, जो 3 हैं वो तो प्रयास कर लें। हर चीज के लिए शासन को दोषी देना उचित नहीं होगा। यद्यपि हमारी विरोधी सरकार थी, लेकिन तब भी मैंने कहा जो 3 लोग हैं आप 3 ही लोग काम कर लेते। उन्होंने कहा कोई सहयोग नहीं करता। मैंने कहा आप कभी ग्राम प्रधान के साथ बैठे? चुप। मैंने कहा कितने बजे आप स्कूल आते हैं? तो वे चुप थे। मैंने कहा 7 बजे आपका स्कूल खुलता होगा, आप जरूर 8 बजे आते होंगे। कैसे उम्मीद करते हैं बच्चे स्कूल आएंगे? 7 बजे स्कूल होना चलना है, अगर आप 6:30 बजे स्कूल आ जाएं। ये गांव आपका सटा हुआ है। एक शिक्षक प्रधानाचार्य स्कूल में रह जाए और 2 शिक्षक एक एक करके हर घर से निकलते हुए आधे घंटे में आ जाएं, तो आपका मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और साथ साथ आप इन बच्चों को स्कूल भी लाने के लिए प्रत्येक अभिभावक से कह सकते हैं। ये प्रयास प्रारंभ तो करिए। और एक अक्सर होता है एक आसान सी बात कि साहब 3 ही शिक्षक हैं, 5 क्लास कहां पढ़ाएंगे? वे 3 शिक्षक पढ़ा तो लें, जो पढ़ा रहे हैं वे तो जाएं स्कूल में, वे पढ़ा तो लें। मैं जानता था ये परिणाम कुछ भी नहीं आने वाला है। 17 में मुझे मौका मिला तो मैंने फिर बेसिक शिक्षा परिषद से कहा, मैंने कहा स्कूल चलो अभियान प्रारंभ करो। और ये प्रयास होना चाहिए कि ये केवल बेसिक शिक्षा परिषद का ही मुद्दा ना बने, इसमें बाल विकास को भी जोड़ दीजिए, अन्य विभागों को भी जोड़ दीजिए, हर एक विभाग जोड़े। अंतर विभागीय समन्वय से हम लोग ये प्रयास करें कि कोई बच्चा छूट न पाए, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाने की हम व्यवस्था कर लें। आप देखें विगत 3 वर्ष के दौरान 50 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बढ़े हैं। 50 लाख बच्चे
हमारे पास 1,80,00,000 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में हैं और 1,80,00,000 बच्चे जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में वर्तमान में पढ़ रहे हैं, इनमें से 50 लाख बच्चे पिछले 3 वर्ष के दौरान स्कूल आए हैं। कुछ नए बच्चों का एडमिशन हुआ है, लेकिन बहुत सारे वे बच्चे थे जो कभी स्कूल नहीं जा पाते थे। यह स्कूल चलो अभियान का एक परिणाम सामने आया। स्कूल चलो अभियान के बाद समय समय पर एक कार्यक्रम चले, हम लोग जाते थे, गांव में जाते थे। देखिए, स्कूल चलो अभियान का परिणाम एक तो है अभिभावक भी आपको पहचान गया और छात्र भी पहचान गया, अन्यथा है क्या स्थिति? यानी मैं नहीं समझ पाता हूं कि व्यक्ति किस कार्य के लिए नौकरी करता है या किस कार्य के लिए कोई पद प्राप्त, अगर उसको सम्मान नहीं उस पद पर, उसके तत्काल छोड़ देना चाहिए। एकदम भार बोझा नहीं बनना चाहिए, न समाज पर, न व्यवस्था पर और न विभाग पर। एकदम उससे मुक्त हो। अगर उसको लगता है कि मैं इस विभाग के लिए बोझा हूं, उसको उससे अपने आप को मुक्त कर देना चाहिए। इससे पहले समाज हमें कोसे, अपने आप उससे अलग हो जाना चाहिए। और मैं इस बात को हमेशा कहूंगा, क्या स्थिति, अगर सम्मान ही नहीं हो आपका, क्या मतलब है इसका? सम्मान कहीं बाहर से नहीं आता है, सम्मान तो हमें स्वयं बनाना पड़ेगा, उसके अनुसार आचरण करके। मैं एक स्कूल में गया था और स्कूल में मैं एक मंदिर जा रहा था, एक मंदिर में दर्शन करने के लिए गया। तब तक बगल में एक इंटर कॉलेज था। वहां के प्रिंसिपल ने देखा तो बेचारा दौड़ के आया। मैं मंदिर से दर्शन करने के लिए आया, तब तक बाहर प्रधानाचार्य जी खड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी आप? उन्होंने कहा मैं प्रिंसिपल हूं बगल के विद्यालय में। इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। बातचीत हुई मेरी। उसके बाद 2-3 लड़के वहां पे खड़े थे। तो मैंने ऐसे बुलाया, मैंने कहा भी बच्चे, मैंने कहा तुम स्कूल नहीं पढ़ते हो? उसने कहा पढ़ता हूं। मैंने कहा जी स्कूल बंद नहीं, तुम यहां कैसे आए? कहा ऐसे ही मैं आज स्कूल नहीं गया। देखिए, वो लड़का आया, स्कूल नहीं गया, प्रधानाचार्य भी हैं। मैंने कहा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? उसने कहा फलाने स्कूल में। मेरे लिए ताज्जुब था, एक छात्र अपने प्रधानाचार्य को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई अभिवादन नहीं कर रहा। वो आया, सीधे खड़ा हो गया। तो मैंने कहा अब बच्चे से क्या कहूं? मैंने प्रिंसिपल से कहा, मैंने कहा प्रिंसिपल साहब, ये बच्चा आपके स्कूल का छात्र है। कहाँ? मैंने कहा इसका पैर छुओ। प्रिंसिपल मौन थे। मैंने छात्र से कहा, मैंने कहा इनको पहचानते हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कौन है ये? कहा ये तो ये प्रिंसिपल हुआ है ना। भोजपुरी भाषा में उसने कहा ये प्रिंसिपल हुआ है ना। तो मैंने कहा क्या प्रिंसिपल को नमस्कार नहीं करते क्या? चुप। उसके सामने कोई प्रश्न नहीं था, यानी उसके सामने कोई जवाब भी नहीं था, न प्रिंसिपल के सामने कोई जवाब था। कहां जा रहे हैं हम लोग? हम सामान्य अभिवादन की भाषा भी बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं। एक सामान्य शिष्टाचार के बारे में भी हम नहीं बता पा रहे हैं। कैसे एक दूसरे के साथ संवाद होने पर, कैसे हम संपर्क होने पर संवाद करें, किस शिष्टाचार का परिचय दें, स्थिति नहीं। और उस छात्र के मन में भी देखो, 6वीं 7वीं क्लास का छात्र, वो कहता हाँ, ये नहीं कहता हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, नहीं, कहता प्रिंसिपल हुआ है। ये मानसिकता है। हमने शिक्षा को वहां पहुंचा दिया है। और इसलिए ये जो यहाँ पर आज ये कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारा कार्य किया है बेसिक शिक्षा परिषद ने। उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर भी दिया है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4-4 पुस्तकें उन्होंने बनाई हैं, जो मुझे लगता है कोई शिक्षक एक बार देख ले, सरसरी निगाहों से भी देख लें, उसको थोड़ा भी व्यवहारिक उसमें उतार लें, तो आदर्श शिक्षक बन सकता है। आदर्श शिक्षक बनने के लिए 4 पुस्तकें मैं चाहूँगा उत्तर प्रदेश के हर शिक्षक के पास या हर
जो टीचर ट्रेनिंग के सेंटर होंगे वहां पर यह अवश्य पहुंचाई जानी चाहिए, क्योंकि यही वास्तव में व्यावहारिक जानकारी है, व्यावहारिक ज्ञान है। और ये चीजें हमें उतारनी पड़ेंगी, इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो ऑपरेशन कायाकल्प के साथ ही जो हम लोगों ने अन्य कार्यक्रम किए थे, उसमें मिशन प्रेरणा इसके बाद का हिस्सा बना था। मुझे आश्चर्य होता है, कुछ लोग मिशन प्रेरणा का विरोध कर रहे थे। यानी हम भी अन्य लोगों के लिए आदर्श बन सकें, आज हम ये नहीं बनना चाहते। हमारी संस्था भी बन सके, हमारा विकास खंड और हमारा जनपद भी बन सके, हम उसके लिए नहीं तैयार हो पा रहे हैं। एक नई दिशा में किया गया प्रयास, इससे शिक्षक की गरिमा ही बढ़नी है, शिक्षक सम्मान, शिक्षक के सम्मान में ही बढ़ोतरी होनी है। और मैं तो चाहूंगा कि आने वाले समय में, चाहे वह ऑपरेशन कायाकल्प हो, मिशन प्रेरणा हो, या फिर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा किए जाने वाले जो नए, जो यहां भी जो शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले नवाचार हैं, यहां पर जो शिक्षक हर जनपद में जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उसको परफॉर्मेंस बेस्ड करके राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए, राज्यपाल पुरस्कार के लिए उन्हीं के नाम जाने चाहिए। मैं देख रहा था, मैंने पिछली बार बहुत सारे लोगों के नाम कटवाए हैं और मैंने जानबूझ के कटवाए हैं। मैंने देखा जो शिक्षक कभी स्कूल नहीं गया, उसका नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जा रहा था। शिक्षा विभाग में भी मैं देख रहा था, पिछली बार मैंने कई शिक्षकों के नाम कटवाए। मैंने कहा भी मैं तो इसको देखता हूं कि दिन भर ये व्यक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में या बेसिक शिक्षा कार्यालय में बैठा रहता है, कभी स्कूल नहीं जाता है। इसको आप सम्मान दे रहे हैं। इस शिक्षक के नाम पर अनावश्यक रूप से इन लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हैं। एक आदर्श शिक्षक को ही सम्मान दिया जाना चाहिए। जब वह मंच पर जाए, पूरी शिक्षक बिरादरी अपने को गौरवान्वित महसूस करे। इस प्रकार की स्थिति पैदा होनी चाहिए और इन सबको इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। इनको हम इसके साथ जोड़ें। कुछ कार्य जरूर होने चाहिए। एक, जो मैंने पहले भी कहा, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम हर हाल में बेसिक शिक्षा परिषद के हर विद्यालय में लागू होना चाहिए और समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स शिक्षकों के लिए, लंबा नहीं हो सकता लेकिन 3 दिन 4 दिन का, शनिवार रविवार को लेकर के अगर हम एक कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। एनसीईआरटी का यह पाठ्यक्रम आप देखना पूरी तरह बदल करके रख देगा पूरी शिक्षा व्यवस्था को। जो आज नीति आयोग चिंतित है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की दृष्टि से उत्तर प्रदेश ने जो कार्य किए हैं, मुझे लगता है कि अभी तो ये पहले चरण में हम लोगों ने 10 जनपद में ही 8 जनपदों में काम प्रारंभ किया है, लेकिन अभी हम लोग 150 विकास खंडों को एस्पिरेशनल ब्लॉक के रूप में चयन करके उसको भी हम इसी जो 6 पैरामीटर तैयार किए हैं नीति आयोग ने, उसी पैरामीटर पर हम उसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई के लिए भी हम लोगों ने कार्य योजना तैयार कर दी है। और मैं चाहूंगा एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को पूरी मुस्तैदी के साथ करना, आगे बढ़ाना, समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स को आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ना, मिशन प्रेरणा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही मैं धन्यवाद दूंगा उन तमाम संस्थाओं को जिन्होंने सीएसआर से पैसा स्टेट गवर्नमेंट की विभिन्न संस्थाओं को दिया है। मैं चित्रकूट में गया था और चित्रकूट में इंडियन ऑयल ने हमें सीएसआर में पैसा दिया था स्मार्ट क्लास के लिए। और मैं देखा हूं, मैं तो लगभग 6 महीने पहले भी गया था चित्रकूट में, तब भी मैंने देखा था। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के शुभारंभ के लिए, और तब भी चित्रकूट ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते जो अपना वहां पे प्रदर्शनी लगाई थी, उसमें उन्होंने स्मार्ट क्लास को लगाए थे और इंडियन ऑयल का नाम उसमें प्रमुखता के साथ आया था कि उन्होंने सीएसआर मद में 45 स्कूलों के लिए उन्होंने स्मार्ट क्लास के लिए धनराशि उपलब्ध कराई। मुझे लगता है कि मैं गोरखपुर में गया था, गोरखपुर में आईजीएल ने भी और गैलेंट इस्पात ने भी कुछ स्कूलों को गोद में लेकर के उन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से
एक नई काया दी है, नए सिरे से एकदम लगता है कि स्कूल है। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप हैं जो यहां पर आज CSR के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने बेसिक शिक्षा, क्योंकि मूल है हमारा, शिक्षा ही नहीं समाज का भी और प्रदेश का भी, शिक्षा हमारा मूल है। और इसकी कायाकल्प करने के लिए आपने जो ये सुविधा हमें यहां पर प्रदान करने में योगदान दिया है, ये तो हमने किया ही है, साथ साथ हमने पंचायतों से भी कहा है, नगर निकायों से भी कहा है। मैंने स्वयं भी अपनी विधायक निधि का जो पहले पैसा मिला था, मैंने गोरखपुर जनपद में पहले काम किया। मैंने कहा भी महानगर के अंदर जितने विद्यालय हैं सब में फर्नीचर में इस पैसे का उपयोग किया जाए, और मैं एक साथ सभी पैसा फर्नीचर के लिए वहां उपलब्ध कराया था। लगभग महानगर गोरखपुर में तो हर विद्यालय में फर्नीचर लग चुका है। और मुझे लगता है इसी प्रकार से शासन अपने स्तर पर न दे, जनप्रतिनिधियों से धनराशि ले, जैसे अशोक धवन जी ने दिया है वाराणसी में, ऐसे ही अन्य स्थानों में दें। और मैं कहूंगा पर मुख्य सचिव से, अशोक धवन जी बुजुर्ग नहीं है, आप उनको पहले रिटायर मत कर दीजिए। हमारे यहाँ रिटायरमेंट की उम्र 75 साल है, लेकिन आपने बुजुर्ग कहा, इसका मतलब 80 साल उनकी उम्र होगी, क्योंकि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी नोट कर रहे थे जब आपने बुजुर्ग उनको कहा, लेकिन वो बुजुर्ग नहीं है, अभी हमारे विधान परिषद के सदस्य हैं, और विधान परिषद सदस्य के रूप में उन्होंने ये राशि दी है, उनका अभिनंदन मैं करता हूं। जो विभिन्न कॉर्पोरेट जगत से जुड़े हुए यहाँ पे प्रतिनिधिगण हैं, उनके द्वारा जो CSR मद से जुड़ा हुआ धनराशि हमने पहले प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग के रूप में लिया था, आज बेसिक शिक्षा में कायाकल्प के रूप में हम लोग ले रहे हैं, या विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। एक अच्छा प्रयास हो सकता है, और आप देखेंगे वास्तव में बहुत अच्छा कार्य इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तीसरा, हम लोगों ने पंचायतों से भी कहा है, 14वें वित्त से भी, राज्य वित्त से जो पैसा वहां मिला है, वहां पर टॉयलेट बनाने के लिए, बाउंड्री वॉल बनाने के लिए, ओपन जिम के निर्माण के लिए, खेल के मैदान के लिए, इन सभी कार्यों के लिए हम लोग इस पैसे का उपयोग वहां पर कर रहे हैं। और 31 मार्च के अंदर हर हाल में कार्य लगभग सभी मेरा अनुमान है कि 31 मार्च तक थोड़ा सा प्रयास हो जाए, कॉर्पोरेट जगत हमारे साथ मिलकर के सहयोग कर ले, तो 31 मार्च तक हम 1,58,000 से अधिक जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, इन सभी विद्यालयों के कायाकल्प की कार्य योजना को बृहद स्तर पर आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा कार्य होगा, क्योंकि 1,58,000 हमारे पास केवल बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं। 1,80,00,000 बच्चे हैं, अनुमान करिए 1,80,00,000 कई राज्यों की आबादी नहीं है। हमारे प्रदेश का जितना शिक्षा विभाग का बजट है, और हम शिक्षकों के वेतन भत्तों में जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत सारे राज्यों का अपना वार्षिक बजट उतना नहीं है। और इसलिए प्रदेश के अंदर उसी प्रकार का बेहतर परिणाम लाने की दिशा में हम सबको प्रयास करना चाहिए। मुझे आज प्रसन्नता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के उच्चीकरण की कार्रवाई को, 350 विद्यालयों के उच्चीकरण की कार्रवाई आज यहां पर एक साथ प्रारंभ हो रही है। अब जो बच्चियां वहां पढ़ती थीं 6 से 8वीं तक, 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ती थी, अब वे 12वीं क्लास तक वहां पढ़ पाएंगे। मैं देखता था बहुत सारी बच्चियां ऐसी थी जो 8वीं क्लास के बाद फिर स्कूल नहीं जा पाती थी। यद्यपि हम लोगों ने स्नातक तक की बालिकाओं की शिक्षा को फ्री किया है। हमने कन्या सुमंगला योजना इसी सत्र में लागू, पिछले सत्र इसी वित्तीय वर्ष में हम लागू कर चुके हैं, और 5 चरणों में हम लोग बालिका को पैसा दे रहे हैं। बालिका के जन्म होने पर जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, एक निश्चित राशि बालिका के खाते में चला जाएगा। बालिका 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से आच्छादित होने के बाद एक निश्चित राशि उसके अकाउंट में चली जाएगी। बालिका पहली क्लास में जाएगी, उसका विद्यालय में रजिस्ट्रेशन के साथ एक निश्चित राशि उस बालिका के नाम पर चला जाएगा। बालिका 6ठी क्लास में जाएगी, एक निश्चित राशि हम उसके अकाउंट में भेज देंगे। बालिका 9वीं क्लास में जाएगी, एक निश्चित राशि हम उसके अकाउंट में भेजेंगे। और बालिका 9वीं के बाद कोई सर्टिफिकेट का कोर्स, कोई डिप्लोमा कोर्स, कोई डिग्री कोर्स करना चाहेगी तो भी एक राशि उसके अकाउंट में देंगे। कुल
जन्म लेने से लेकर के और इस डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स तक हम 15,000 रुपए का एक पैकेज बालिका को प्रदान कर रहे हैं प्रदेश सरकार के माध्यम से, कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ही एक बृहद कड़ी है। और मैं चाहूंगा कि बहुत सा बार हम देखते थे 8वीं क्लास के बाद वो बालिका स्कूल नहीं जा पाती थी, पारिवारिक परिस्थितियां या फिर अन्य तमाम सामाजिक कारण भी थे। लेकिन अब अगर वही बालिकाएं आगे बढ़ेंगी, हमें वहां पर विशेष फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उनकी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, वहां पर अच्छे शिक्षक देने पड़ेंगे। जो हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा में भी किया कि जब तक आयोग के द्वारा शिक्षक आते हैं तब तक मैथ, साइंस, इंग्लिश के टीचर अवश्य विद्यालय रखें और वहां पर जब तक नए शिक्षकों की तैनाती नहीं होती तब तक उनसे कार्य लिया जाना चाहिए। यह कार्य मुझे लगता है हमें कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के उच्चीकरण की कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कार्य इसके माध्यम से हो सकता है। और तीसरा जो कार्य है वह है आंगनबाड़ी में जो बच्चे जाते हैं उन बच्चों को प्री प्राइमरी के रूप में भी उन बच्चों के लिए व्यवस्था बनाने की तैयारी करना। क्योंकि अब तक होता क्या है, आंगनबाड़ी में जा रहे हैं, आंगनबाड़ी में अब उनके लिए व्यवस्था कर दीजिए, ये बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है। हम ये बाध्यताएं बंद करो कि जब 1 जुलाई को या 1 अप्रैल को जो बच्चा 5 साल का होगा उसी का एडमिशन करेंगे। अगर वो बच्चा ठीक है, स्वस्थ है, पढ़ने लायक है, एडमिशन करिए, उसका आना जाना सिखाइए। कुछ नहीं करेगा वहां बच्चों के साथ ही मारपीट करेगा, कुछ तो उसके अंदर की झिझक खुलेगी। लेकिन हम हतोत्साहित न करें, वो आएगा, उनके साथ खेलेगा, किसी के साथ मारपीट करेगा, किसी का मार खाएगा, एक उसके अंदर की हिचक खुलती है, बहुत बड़ी हिचक खुलती है। और यह हिचक खुलना बहुत बड़ी बात होती है, बच्चों के अंदर की हिचक बहुत बड़ी बात होती है। हम जब इस कार्य को प्रेरित कर सकेंगे, सचमुच हम अपने बच्चों के साथ न्याय कर पाएंगे, हम भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय कर पाएंगे। और ये गुरुतर दायित्व किसी के ऊपर है तो बेसिक शिक्षा परिषद के ऊपर है। बेसिक शिक्षा परिषद इस कार्य को कर सकता है। आज जो तमाम प्रकार के नवाचार हमने बेसिक शिक्षा में देखे हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए, कुछ के परिणाम आ रहे हैं, कुछ के परिणाम आने वाले हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए 2021 में जब हमारा नया सत्र अप्रैल में प्रारंभ हो तब तक हम अपने इन सभी परिणामों को लेकर के सामने आ सकें, बता सकें कि हमने बेसिक शिक्षा परिषद में ये सुधार किए थे, उसके ये परिणाम आए हैं। अब कोई बच्चा घर में स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होगा, या ऐसा नहीं कि स्कूल में वो गया ही नहीं। हर बच्चा स्कूल जाएगा, मध्य में वो स्कूल छोड़ेगा नहीं। इस प्रकार की स्थिति की तैयारी हमें करनी होगी। और एक, यद्यपि जो आपने यहां पर विभिन्न प्रकार से अपने नवाचार से संबंधित साहित्य यहां पे प्रकाशित किया है, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हम कितना आसान बना सकते हैं बच्चों के पढ़ाने की पाठ्यक्रम को, उसकी कला सीखना, उसको उदाहरणों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल उसके सामने प्रस्तुत करना जिससे उसकी समझ में आसानी से आ सके। और आप देखना वही बच्चा बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है, सूत्र वाक्य रटा करके उसके माध्यम से भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। मैंने देखता था हम लोगों को, हमारे गुरुजन स्कूलों में छोटे छोटे सूत्र रटा देते थे, इनको याद कर लो और इसको फिर डिफाइन करना सीख लो। इस सारे किसी भी, चाहे वो मैथ्स के हों, फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, सूत्रों को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी स्वयं हमें मिल पाती थी, मिल जाती थी। और मुझे लगता है हमें भी इस शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखना होगा। हमें प्रयास करना चाहिए कि जो समय हमारे पास बचता है
कैसे हम पाठ्यक्रम का सरलीकरण करने के लिए कार्य कर सकें। पुराने समय में बहुत सारे ऐसे शिक्षा जगत से जुड़े हुए विभिन्न विभूतियां हैं जिन्होंने इस फील्ड में काम किया है। समय लगेगा, लेकिन एक प्रयास होना चाहिए। उस नए कार्य के लिए भी हम सब अपने आप को तैयार कर सकें। ये बड़ा कार्य होगा। मैं आज के इस अवसर पर इस राष्ट्रीय जो संगोष्ठी है, जो CSR कॉन्क्लेव है, मैं इस अवसर पर बेसिक शिक्षा परिषद को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। मैं यहाँ पर नीति आयोग के सलाहकार आए हैं श्री आलोक कुमार जी। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ शिक्षकों की पूरी अब कमी हम दूर कर लेंगे। अगर हमारे यहाँ न्यायालय की डेट पर डेट नहीं लगती तो 69,000 शिक्षक अब तक हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में आ गए होते। लेकिन पिछले 2 वर्ष से हर सप्ताह डेट लगती है, 10 मिनट के बाद फिर अगली डेट लग जाती है। तो ये डेट पर डेट, मुझे लगता है कि यह भी एक प्रमुख कारण है कि न्यायालय में इतना भारी शिक्षकों की नियुक्ति, यानी एक तो हमारे युवा मौका से वंचित हो रहे हैं, दूसरा हमारे बच्चे अच्छे शिक्षकों से वंचित हो रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं, उस डेट पर डेट का इंतजार हम भी कर रहे हैं, हम भी अपने स्तर पर पैरवी कर रहे हैं। लेकिन देर सबेर ये फैसला आएगा ही, और अवश्य 69,000 शिक्षक जब बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में आएंगे तो हम देखेंगे कि हर विद्यालय में हम मानक के अनुरूप शिक्षक अभी देने में सफल हुए हैं, लेकिन इसको और अच्छा हम करने में सफल होंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि कुछ नए उस पर हम लोग और आगे बढ़ा सकें। बेसिक शिक्षा परिषद इस दिशा में जो प्रयास कर रहा है वो एक सराहनीय प्रयास है। मुझे लगता है कि अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी और सेमिनार के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को, CSR कॉन्क्लेव के लिए कॉर्पोरेट जगत से आए हुए प्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, मार्गदर्शन के लिए। ये आपकी सकारात्मक सोच और प्रेरणा का ही परिणाम है कि आज ये वृहद कार्यक्रम आयोजित हुआ और बेसिक शिक्षा विभाग नित नए सफलता के आयामों को छू रहा है। ये आपकी ही प्रेरणा है कि CSR से जुड़ी 109 कंपनियों के साथ बेसिक शिक्षा विभाग 114 करोड़ के निवेश के साथ उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिए अग्रसर है। वास्तव में उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए कोई एक संस्था या कुछ लोग ही जिम्मेदार नहीं, ये हम सब का दायित्व है। और उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए हम सभी संकल्पित होंगे। एक शपथ के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि ये शपथ